सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर डीटी के फ्री लेक्चर सीरीज में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। तो हमारा बेसिक वाला चैप्टर हो गया था, रेसिडेंशियल स्टेटस हमने चालू किया था लास्ट लेक्चर में। तो रेसिडेंशियल स्टेटस एक बार रिवाइज कर लेते, अपन जहाँ तक पहुंचे थे वहां तक पूरा रिवाइज कर लेते और चालू कर देते आज का अपना टॉपिक। प्लीज अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। आपको पता है आपको वीडियो पसंद आए तो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि डीटी की पूरी लेक्चर सीरीज फ्री यूट्यूब पे आने वाली है, तो प्लीज उनके साथ भी शेयर कर दो। तो चलो, रेसिडेंशियल स्टेटस पहले हमने बेसिक पढ़ा था कि सिटीजनशिप अलग होता है एंड रेसिडेंशियल स्टेटस अलग होता है, दोनों अलग कंसेप्ट होते हैं। सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलता है और रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब निवासी अपने को जितने समय के लिए वो कंट्री में रहते हैं उसके हिसाब से मिलता है अपने को। रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल अपने को चेक करना पड़ता है उसकी टोटल इनकम निकालने के लिए और टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए अपने को हर साल उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ता है। ये भी पॉसिबल है कि एक ही पर्सन एक समय पे बहुत सारे देश का रेसिडेंट है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। और कंटिन्यूअस स्टे एक ही कंट्री में नहीं देखने का है, अपने को पूरे साल का उसका स्टे देखना है कोई भी पर्टिकुलर कंट्री में उस देश का रेसिडेंट बनाने के लिए। उसके लिए अपन ने देखा था उसके बाद अपन ने देखा था कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों चेक करते हैं। तो एक तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम निकालने में जो आज अपन पढ़ने वाले हैं, टाइम मिला तो उसका अच्छा खासा कंटेंट अपन आज कवर कर लेंगे। उसके बाद में टैक्स लाइबिलिटी, एनआर के लिए टैक्स लाइबिलिटी अलग होती है, रेसिडेंट के लिए टैक्स लाइबिलिटी अलग हो सकती है, तो अपन ये भी चेक कर सकते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस से। उसके बाद में कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, नॉन रेसिडेंट के लिए कंप्लायंस अलग होगी, रेसिडेंट के लिए कंप्लायंस अलग होंगे, तो वो भी अपन रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे चेक करेंगे। और डबल टैक्सेशन, एक ही पर्सन अगर दो देश में टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए लायबल है तो अपन डबल टैक्सेशन का इफेक्ट भी रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे अपन डिसीजन ले सकते हैं उसके लिए। उसके बाद में अपन ने सेक्शन 6 में आ गए थे और उसमें पढ़ा था हमने रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। तो रेसिडेंट कब बनता है कोई भी इंडिविजुअल, एक तो उसका 182 डेज से ज्यादा स्टे रहना चाहिए प्रीवियस ईयर में, और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन और प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में उसका स्टे रहना चाहिए, तब वो पर्सन रेसिडेंट हो जाएगा। ये दोनों में से एक कंडीशन कंप्लाई करनी चाहिए, तब वो पर्सन रेसिडेंट बन जाएगा, तब वो इंडिविजुअल रेसिडेंट बन जाएगा। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो अपन उसे नॉन रेसिडेंट कंसिडर करेंगे। उसके बाद में रेसिडेंट हो गया कोई भी इंडिविजुअल, उसके बाद अपन दो स्टेटस चेक करेंगे उसके, एक तो वो ROR है, रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, या फिर वो RNOR है, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो उसके लिए अपने को दो कंडीशन चेक करनी है और दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए ROR होने के लिए। तो दो कंडीशन में से फर्स्ट थी अपनी कि वो पिछले 10 सालों में से 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए अपने इंडिया का, और उसका स्टे पिछले 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में 730 डे या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली उसने, तो उसके बाद वो बन जाएगा ROR ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो RNOR बन जाएगा। इसके पीछे आपको भी लॉजिक भी दिया था मैंने, 182 डेज या कैसे RNOR क्यों बनता है, वो आज अपन फिर से डिटेल में करेंगे, आपको आज मस्त समझ में आ जाएंगे वो। उसके बाद में हमने ये देखा था कि जो पर्सन इंडिया में आ रहा है जा रहा है वो दोनों डेज अपने को कंसिडर करने चाहिए कि वो पर्सन इंडिया में है। उसके बाद अपन ने कुछ स्पेशल केस देखे थे, उसमें था अपना इंडियन सिटीजन एक फर्स्ट कंडीशन था अपना। उसके साथ ही इंडियन सिटीजन के साथ ही वो पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट है, तो उसके लिए अपने को बस 182 डेज की कंडीशन चेक करनी है। 182 डेज से ज्यादा अगर वो इंडिया में रहा तो वो बन जाएगा रेसिडेंट। उसके बाद में इंडियन सिटीजन प्लस शिप क्रू मेंबर रहा, तो उसके लिए भी अपने को 182 डेज देखना है, उससे ज्यादा रहा इंडिया में वो प्रीवियस ईयर में, तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। उसके बाद में इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड। लगे तो आज ये एनआर पे कट मार दो, आपको कंफ्यूज हो रहा हो तो ये एनआर नॉन रेसिडेंट पे कट मार दो अपने को, अगर आपको समझने में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड विजिट इंडिया, तो उसके लिए भी अपने को 182 डेज की कंडीशन चेक करना है। अगर वो 182 डेज से अगर ज्यादा इंडिया में स्टे कर लिया है उसने, तो उसको अपन रेसिडेंट मान लेंगे। उसके बाद में इंडियन सिटीजन, यहाँ पे और कर लो यार, गलती से मैंने
प्लस लिख लिया था यहाँ पे, और इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया और उसने विजिट कर लिया इंडिया को, और उसका टोटल इनकम, ऊपर यहाँ पे टोटल इनकम की कंडीशन नहीं देखनी क्या, अब यहाँ पे टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स उसकी टोटल इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है तो अपने को दो कंडीशन चेक करने पड़ेंगे। एक तो वो 182 डेज से ज्यादा है इंडिया में, अगर वो 182 डेज से अगर ज्यादा इंडिया में रह लिया प्रीवियस ईयर में तो उसको रेसिडेंट बना देंगे, और 730 डेज और 2 इयर्स की कंडीशन चेक करेंगे ROR एंड RNOR के लिए। उसके बाद में अगर वो प्रीवियस ईयर में 120 डेज से अगर ज्यादा इंडिया में स्टे कर लिया उसने, और 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर उसने स्टे कर लिया इंडिया में, तो उसको RNOR अपन कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद में उसको कोई भी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अपन उसको RNOR बना देंगे। इसके लिए हमने एक छोटी सी समरी देखी थी कि इंडियन सिटीजन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो लेस देन 120 डेज है तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा वो। 120 डेज से 182 डेज में रह गया वो, तो उसको RNOR बनाने का है। डायरेक्टली अपने को कोई भी फर्दर कंडीशन चेक नहीं करनी की, 182 डेज के अंदर और 120 डेज से वो ज्यादा इंडिया में स्टे कर लिया उसने प्रीवियस ईयर में, तो RNOR बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। और 182 डेज से अगर ज्यादा स्टे कर लिया उसने तो रेसिडेंट बना लेने का उसको, और बाद में वो फर्दर कंडीशन RNOR की कंडीशन आपने को चेक करने पड़ेंगी। उसके बाद में एक पर्सन इंडिविजुअल ऐसा है जो कहीं भी दुनिया में कहीं भी टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए लायबल नहीं है, एक तो टैक्स हेवन में रहता है या कोई भी एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों देशों के बीच या कोई भी कंडीशन हो, और उसका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, जो इंडिया का टोटल इनकम है उसका अदर देन फॉरेन सोर्स अगर वो 15 लाख से ज्यादा है, वो दुनिया में कहीं भी वो टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए लायबल नहीं हो रहा है, तो उसको डायरेक्टली अपन RNOR कंसीडर करेंगे, कोई भी कंडीशन उसके बाद अपन चेक नहीं करेंगे, उसके लिए उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब उसके पेरेंट्स, इंडिविजुअल के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो उनको बोलेंगे अपन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उसके बाद में शिप क्रू मेंबर जब शिप में चढ़ता है या शिप से उतरता है तो उसको मिलता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एक तो दोनों डेट होती है कि जब वो ज्वाइन होता है शिप को और साइन आउट होता है शिप से, तो ये जो दो डेट है और दोनों डेट का पीरियड है, ये जो दो डेट है और दोनों डेट में का पीरियड है, अपन ये पीरियड को कंसिडर करेंगे कि ये शिप क्रू मेंबर आउटसाइड इंडिया है, और उसके बाद अपन चेक करेंगे कि 182 डेज की कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं प्रीवियस ईयर में, क्योंकि 182 डेज ही अपने को चेक करने हैं शिप क्रू मेंबर में। उसके बाद में अदर देन फॉरेन सोर्स मतलब बोला था मैंने इंडियन इनकम एंड बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ऐसा कोई भी इनकम रहा तो उसको अपन अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम मानेंगे, इंडियन इनकम मानेंगे। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब चालू करते हैं हम अदर जो पर्संस बचे अपने HUF, AOP, BOI कंपनी, इनके रेसिडेंशियल स्टेटस। उसके बाद में हम सेक्शन नंबर 5 में जाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे टोटल इनकम, जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो अपन पढ़ रहे थे ऊपर की क्यों करना चाहिए रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ROR RNOR, वो अपन स्कोप ऑफ इनकम में सेक्शन नंबर 5 में फिर से अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का हेडिंग दे दीजिए, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। यहाँ पे बैठ जाएंगे, यहाँ पे मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। जो दिया है सेक्शन नंबर 62 में, सेक्शन नंबर 62 में दिया। अब देखो, अभी यहाँ पे आपको बोला होगा मैं, ये जो ROR की कंडीशन है, ये जो ROR की कंडीशन है, अगर ड्राफ्ट में जो इनकम टैक्स बेयर एक्ट पढ़ा हमने तो यहाँ पे कंडीशन दी हुई वाली वो RNOR की कंडीशन दी हुई कि 10 साल में से अगर 9 साल नॉन रेसिडेंट रहा या फिर 729 डेज से कम रहा तो उसको नॉट ऑर्डिनरीली कंसिडर करेंगे, पर अपने ICAI ने उसका थोड़ा इंटरप्रिटेशन वही रखा और सेंटेंस चेंज कर दिया और इजी लैंग्वेज में आपने को दिया है, तो अपन यही याद रखेंगे। तो जो इसका सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 6 में ये कंडीशन दी हुई ROR और
और मतलब हिंदी वाला और RNOR की कंडीशन अपने को दी हुई है। तो अब HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस अपन कैसे चेक करेंगे? फर्स्टली लिखो, 2 एरो बनाओ फिर से यहाँ पे दोनों साइड से, और यहाँ लिखो रेसिडेंट मान लेंगे अपन, HUF को रेसिडेंट मान लेंगे अगर इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट wholly ऑल, और क्या बोल रहा है भाई तू, तोतला बोल रहा है तू, wholly और पार्टली इन इंडिया अगर कोई भी HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट wholly और पार्टली इंडिया में रहा तो उसको हम रेसिडेंट कंसीडर करेंगे। तो नॉन रेसिडेंट किसको कंसीडर करेंगे? नॉन रेसिडेंट अगर इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया रहा तो हम उनको HUF को नॉन रेसिडेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या वर्ड है? होली और पार्टली मतलब 1% भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया में रहा, 1% भी इंडिया में रहा तो अपन उनको HUF को रेसिडेंट कंसीडर करेंगे। और होली पूरा का पूरा अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया रहा तभी हम वो HUF को नॉन रेसिडेंट कंसीडर करेंगे। यहाँ पे ओनली और पार्टली है, मतलब पार्टली मतलब 1% भी रहा तो हम उसे रेसिडेंट कंसीडर करेंगे। उसके बाद अब ये यहाँ एरो बना लेता मैं, एरो। अब आपने अगर पहले पढ़ा होगा कि HUF और इंडिविजुअल ये दोनों पर्सन ही ROR एंड RNOR हो सकते, ROR या एंड RNOR हो सकते। तो अब HUF ये कोई मतलब पर्सन नहीं है तो इसका स्टे नहीं चेक कर सकते अपन कि ये ROR है या RNOR है। तो अब अपन क्या करेंगे? HUF का जो करता है उसका स्टेटस चेक करेंगे कि ये ROR है या RNOR है। HUF के कर्ता का स्टेटस अपन चेक करेंगे कि वो ROR है या RNOR है। अगर HUF का कर्ता ROR रहा, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट रहा, तो हम पूरे HUF को ROR कंसीडर करेंगे। अगर वो कर्ता का स्टेटस RNOR रहा, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट रहा, तो हम पूरे HUF को नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कंसीडर करेंगे। समझ में आया? HUF में रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट होली और पार्टली कंट्रोल इन इंडिया रहा तो रेसिडेंट, नॉट होली कंट्रोल आउटसाइड इंडिया रहा तो नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट होने के बाद अगर कर्ता RNOR है तो पूरी HUF RNOR, अगर कर्ता ROR है तो पूरी HUF ROR अपन कंसिडर कर लेंगे। तो ये लिख लेते हैं एक बार। अब यहां पे इफ कर्ता ROR RNOR तो फिर HUF को अपन इस ROR मान लेंगे और HUF इस RNOR, HUF को अपन RNOR मान लेंगे। तो HUF का पहले कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेक करना है। ओनली और पार्टली इंडिया में रहा तो वो बन जाएंगी रेसिडेंट, या ओनली आउटसाइड इंडिया रहा तो HUF बन जाएंगी नॉन रेसिडेंट। HUF के कर्ता का स्टेटस चेक करना है। HUF के कर्ता का स्टेटस अगर ROR रहा तो HUF भी ROR, HUF के कर्ता का स्टेटस अगर RNOR रहा तो HUF
एचयूएफ का भी स्टेटस RNOR अपन कंसिडर कर लेंगे। समझ में आया क्या? अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है रे भाई? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है? नीचे लिख लो या फिर ऐसे इधर जगह होंगी तो ये लिख लो। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट means de facto control, de facto control and management, de facto control and management, and not merely having right to control or management। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब डिफेक्टो कंट्रोल मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके पास है अपने को चेक करना पड़ेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एचयूएफ कौन कंट्रोल करता है ये अपने को चेक करना पड़ेगा। और डिफेक्टो कंट्रोल मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो अपने को ये नहीं चेक करना कि उसका राइट टू कंट्रोल किसके पास है, अपने को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल किसके पास है वो चेक करना पड़ेगा। अपने को राइट टू कंट्रोल नहीं देखना है, अपने को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एचयूएफ कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है ये चेक करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का एक वाइड डेफिनेशन हो सकता है कि कौन डिसीजन लेता है, कौन मैक्सिमम डिसीजन ले सकता है, वो कहाँ स्टे करते हैं। तो इतना कुछ डीप में अपने को पूछा नहीं जाता एग्जाम में, तो बस अपने को चेक करना है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, डी फैक्टो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेक करना है अपने को, डी फैक्टो कंट्रोल एंड नॉट मेयरली हैविंग राइट टू कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, नॉट मेयरली हैविंग राइट टू कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। समझ में आया? अब आपको समझ में आया होगा कि इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ये दो ही पर्सन ROR बन सकते हैं या RNOR बन सकते हैं। इंडिविजुअल उसके स्टे के बेसिस पे ऊपर ROR एंड RNOR बन सकता है, एचयूएफ उसके कर्ता के स्टेटस के ऊपर ROR और RNOR बन सकता है। इतना समझ में आया? अब चलते हैं हम आगे। अब बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी जो दिया है सेक्शन नंबर 6(3), जो दिया है सेक्शन नंबर 6(3), रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। अब कंपनी एक तो रेसिडेंट बन जाएंगी या नॉन रेसिडेंट बन जाएंगी। अब एचयूएफ का क्या देखा था हमने? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंपनी का भी वही देख लेते, पर कंपनी अगर इंडियन कंपनी रही तो हम उसे डायरेक्टली रेसिडेंट मान लेंगे, और अगर कंपनी नॉन रेसिडेंट रही फिर अपन देखेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इंडियन कंपनी रही तो वो डायरेक्टली रेसिडेंट बन जाएंगी, उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहीं भी रहो। इंडियन कंपनी है, अपन इंडियन कंपनी के केस के अंदर कोई भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नहीं चेक करेंगे। कोको कोला इंडिया भी रहा, कोको कोला वैसे बाहर की कंपनी है, पर कोको कोला इंडिया इंडियन कंपनी है ना, तो उनके लिए वो रेसिडेंट बन जाएगा। कोको कोला इंडिया पूरा का पूरा रेसिडेंट बन जाएगा। पर कोई ऐसी कंपनी है जिनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं पता अपने को, फॉरेन कंपनी, फिर अपन चेक करेंगे इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है उनका, तब अपन चेक करेंगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंपनी का, तब अपन चेक करेंगे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वो कंपनी का। तो इफेक्टिव, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अब क्या होता है वो हम फाइनल में पढ़ेंगे, इंटर में उसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी।
पढ़ाई जाती कि वो 50% असेट इंडिया में या बाहर एम्प्लॉय कहाँ के, ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है, 4-5 कंडीशन होती है, उसकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है वो चेक करने के लिए। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉरेन कंपनी के केस में अगर इंडिया में रहा तो हम वो कंपनी को रेसिडेंट मान लेंगे, और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर फॉरेन कंपनी का आउटसाइड इंडिया है तो उनको अपन नॉन रेसिडेंट मान लेंगे। इधर आर ओ आर है, आर एन ओ आर मत घुसाओ यहाँ पे। या कंपनी एक तो रेसिडेंट होंगी नहीं तो नॉन रेसिडेंट होगी। रेसिडेंट कब होगी? एक तो इंडियन कंपनी रही तो डायरेक्टली रेसिडेंट बना देने का उसे। अगर फॉरेन कंपनी रही तब अपने को देखना पड़ेगा उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल, सॉरी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में रहा तो रेसिडेंट, इंडिया से बाहर रहा तो नॉन रेसिडेंट। समझ में आया? चलो लिख लेते हैं अब इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी में दो कॉलम आएंगे। एक तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को हम ना शॉर्ट में पोएम बोलेंगे। पोएम यहाँ पे लिखो, पोएम इज सिचुएटेड in India in relevant PY or place of effective management is situated outside India in relevant PY। अगर पोएम इंडिया में है तो रेसिडेंट, पोएम इंडिया में है तो रेसिडेंट, पोएम इंडिया के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट, पोएम इंडिया के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। समझ में आया? देख लो कोई लिखा हो मतलब। अब अपने बचे जो बाकी के पर्सन बचे, अपने इंडिविजुअल हो गए, एचयूएफ हो गया, कंपनी हो गए, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजीपी, इनका भी स्टेटस अपने को चेक करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं अब यहाँ पे पोएम का एक बार मीनिंग लिख लो शॉर्ट में। पोएम का एक बार मीनिंग लिख लो। पोएम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट place of means a place means a place where key management and commercial decision that are necessary for conduct of business of an entity as a whole are in substance and
तो ये है OM की डेफिनेशन। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट means a place where key management and commercial decisions that are necessary for conduct a business of an entity as a whole are in substance made। जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो चेक की जाती है जनरली, OM कहाँ है वो देखने के लिए। तो ये अपन फाइनल में पढ़ लेंगे। फाइनल में अब इंटर में बस इतना ही डेफिनेशन दिया आपने को मॉड्यूल में, तो अपन इतना ही कवर कर लेंगे यहाँ पे। कंपनी एक तो रेसिडेंट हो सकती है या फिर नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट रही तो इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी रही तो उनका अपने को पोएम देखना पड़ेगा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। पोएम ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कंपनी अगर सिचुएटेड इन इंडिया है तो उनको रेसिडेंट मान लेगा लेना वो कंपनी को। पोएम ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है तो अपने को वो कंपनी को नॉन रेसिडेंट कंसिडर कर लिया जाएगा। समझ में आया क्या? अब बचे अपने अदर्स। ये मैं इसलिए बस लिखा के दे रहा हूँ कि क्योंकि इस पे ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं। इंडिविजुअल का एक अच्छा पॉइंट रहता है, उसमें कंसेप्ट आते क्वेश्चंस आते हैं, और जो अपना आगे के सेक्शन है सेक्शन 8 9 उस पर अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये बस एक बार अगर MCQ में वगैरह टेस्ट कर लिया तो इसके लिए अपने को पता चाहिए, तो इसलिए वजह से अपन ये लिख ले रहे हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ others। इसमें लोकल अथॉरिटी, AJP, जो भी कोई भी पर्सन बचा होगा वो इसमें आ जाएगा। तो ये डिफाइन किया है सेक्शन नंबर 6(4) में। सेक्शन नंबर 6(4) में किया है डिफाइन। अब यहाँ पे अपने को फिर से कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेक करना पड़ेगा। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट wholly or partly in India तो हम उसे रेसिडेंट मान लेंगे। फुल्ली और पार्टली बोला है तो इफ कंट्रोल, यहाँ पे आएगा इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट wholly situated outside India तो हम उसे मान लेंगे नॉन रेसिडेंट। हम उसे मान लेंगे नॉन रेसिडेंट। समझ में आया क्या? तो हमने क्या क्या पढ़ा अब तक? एक तो HUF का पढ़ा, आते से ही हमने HUF का पढ़ा। तो HUF एक तो रेसिडेंट हो सकती है, नॉन रेसिडेंट हो सकती है। तो HUF रेसिडेंट कब होगी? एक तो उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया है तो HUF मान लेंगे अपन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट कब रहेंगी? तो होली आउटसाइड इंडिया अगर सिचुएटेड है तो हम वो HUF को नॉन रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे। अब HUF ROR भी हो सकती है, RNOR भी हो सकती है। तो इसके लिए अपने को कर्ता का स्टेटस चेक करना पड़ेगा। अगर कर्ता अगर ROR की कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम पूरे HUF को ROR कंसिडर कर लेंगे। अपन HUF का कर्ता का स्टेटस चेक करेंगे, अगर वो RNOR रहा तो हम पूरे HUF को RNOR कंसिडर कर लेंगे। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अपने को डिफैक्टो चेक करना है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है वो HUF का, हम उसका राइट टू कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेक नहीं करेंगे। उसके बाद में हम आए कंपनी के केस के ऊपर। कंपनी अगर इंडियन कंपनी रहे तो डायरेक्टली हम रेसिडेंट कंपनी मान लेंगे उसको। अगर फॉरेन कंपनी रही तो उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अपने को चेक करना पड़ेगा। अगर वो फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में तो हम वो कंपनी को रेसिडेंट मान लेंगे। और अगर वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो हम वो कंपनी को नॉन रेसिडेंट मान लेंगे। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की हमने यहाँ पे शॉर्ट में डेफिनेशन दी है, जो आपके मॉड्यूल में दी है ICAI ने, वो कॉपी पेस्ट कर दी मैंने यहाँ पे। उसके बाद में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर, उसमें देखेंगे हम HUF, AOP, BI जो भी पर्सन बाकी है
सॉरी HUF तो हमने पढ़ लिया, AOP, BOI, AGP, जो भी पर्सन बाकी है उनका अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया में रहा तो हम उसे रेसिडेंट मान लेंगे, या फिर उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया रहा तो हम उनको नॉन रेसिडेंट मान लेंगे, वो पर्सन को हम नॉन रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे। समझ में आया क्या यहां तक? हम अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 5, सबसे जबरदस्त सेक्शन ये चैप्टर का, और उसके बाद में सेक्शन एक समथिंग 9 है, सेक्शन नंबर 9, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट है। तो सेक्शन नंबर 5 हम चालू करते हैं। अब तो हेडिंग दे दो, सेक्शन नंबर 5 जो है अपना स्कोप ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन नंबर 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम। जब हमने रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर चालू किया था तब मैंने आपको बताया था कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों चेक करते हैं, तो उसमें एक पॉइंट था हमारा कि हम वो स्कोप ऑफ इनकम चेक करने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं, उसके बाद में टैक्स लायबिलिटी चेक करने के लिए हम वो पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं, उसके बाद में कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के लिए भी हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं, उसके बाद में डबल टैक्सेशन के लिए भी हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। तो सेक्शन नंबर 5 में दिया है अपना स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जो पर्पज है अपना रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने का, वो पर्पज क्यों, ये अपने को अब सेक्शन नंबर 5 में समझ में आएगा कि क्यों हम रेसिडेंशियल स्टेटस कोई भी पर्सन का चेक करते हैं। तो पहले एक बार लिख लो मेरे साथ, ROR, RNOR और NR का स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है, उसके बेसिस पे हम अपने को सब समझ में आएगा कि ऊपर जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि RNOR क्यों होता है वो अब आपको समझ में आ जाएगा इजीली यहाँ पे। तो फर्स्ट लिखो यहाँ पे, फर्स्ट रेसिडेंट अपने को 3 कॉलम बनेंगे, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और ROR, अपना ROR, RNOR और NR के लिए अपने को 3 कॉलम लगेगी। तो रेसिडेंट यहाँ पे ROR लिख लो शॉर्ट में, क्योंकि रेसिडेंट ROR एंड RNOR बस इंडिविजुअल HUF हो सकते हैं, बाकी सारे पर्सन रेसिडेंट होंगे। तो रेसिडेंट में अपने को ROR यहाँ पे कंसिडर कर लेने का है। तो फर्स्ट लिखो यहाँ पे, स्कोप ऑफ टोटल इनकम चेक कर रहे हैं हम, रेसिडेंट, उसमें ROR, एक RNOR का सेपरेटली चेक करेंगे अपन, और NR का, नॉन रेसिडेंट का सेपरेटली चेक करेंगे अपन स्कोप ऑफ इनकम। तो यहाँ लिखो इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, इनकम अक्रूड, अक्रूड और अराइज लिखो, अक्रूड और अराइज, अक्रूड और अराइज, और डीम टू बी अक्रूड और अराइज, डीम टू बी अक्रूड और अराइज। नीचे एरो करो, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, और यहां पे लिखो इवन इफ सच इनकम, even if such income is not received or brought into India,
तो मैंने ऊपर एक्सप्लेन करते समय बोला था कि रेसिडेंट कोई भी रेसिडेंट रहा तो उसको ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी, रेसिडेंट रहा तो उसको ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी। तो सेक्शन नंबर 5 बोलता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिफाइन करता है सेक्शन नंबर 5। तो रेसिडेंट के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल रहेंगी, तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड और अराइज इन इंडिया, और डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, मतलब इनकम रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रूड और अराइज, डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मतलब रेसिडेंट के लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएंगे। यहाँ पे रेसिडेंट के लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी। तू दुनिया में कहीं भी पैसे कमा, तू अगर रेसिडेंट है, तेरे इनकम के ऊपर तेरे को टैक्स पे करना है इंडिया में, क्योंकि तू रेसिडेंट है। और सेक्शन नंबर 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन करता है स्कोप ऑफ इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जिसमें रेसिडेंट का स्कोप है इनकम रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रूड और अराइज, और डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मतलब दुनिया में कहीं भी पैसा कमाए रेसिडेंट, अगर कोई पर्सन रेसिडेंट बन सकता है, वो 182 डेज से अगर ज्यादा इंडिया में स्टे कर लिया उसने और वो रेसिडेंट बन गया इंडिया का, तो उसने दुनिया में कहीं भी पैसा कमाया हो, उसको इंडिया में उसके ऊपर वो इनकम के ऊपर उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, इवन इफ सच इनकम इज नॉट रिसीव्ड और ब्रॉड इनटू इंडिया। मतलब तू पैसे कहीं भी कमा, तूने इंडिया में लाई हो या ना लाई हो, वो इनकम हम गवर्नमेंट को उससे कोई भी मतलब नहीं है, तेरे को उसके ऊपर टैक्स पे करना है। समझ में आया क्या? अब आते हैं नॉन रेसिडेंट नहीं, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ये मैं थोड़ा इधर कर लूं क्या, बड़ी जगह अच्छी आ जाएंगी मेरी। हेडिंग दो आप तब तक, ये तो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब RNOR। तो अब जो इंडियन इनकम है, इनकम रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रूड और अराइज, डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया रहे। तो कोई भी पर्सन रहो, इंडिविजुअल रहो, HUF रहो, AOP, BOI, AJP, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, रेसिडेंट रहो, नॉन रेसिडेंट रहो, कोई भी पर्सन रहो, रेसिडेंट रहो, नॉन रेसिडेंट रहो, इनकम अराइज हुई इंडिया में तो भी उसको टैक्स पे करना है। जो भी इनकम उसको इंडिया में जनरेट कर रहा है, वो इंडिया में जो भी इनकम वो जनरेट करता है कोई भी पर्सन, उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। दिक्कत कहाँ आ रही है? जो फॉरेन में इनकम कमा रहा है उसके ऊपर दिक्कत आ सकती है, या फिर कोई बंदा फॉरेन में बैठ के इंडिया में इनकम कमा रहा है तो उसके ऊपर दिक्कत आ सकती है। पर जो भी इनकम वो कोई भी पर्सन इंडिया में कमा रहा है तो उसके ऊपर उसको टैक्स भरना अनिवार्य है, मतलब उसको कंपलसरी टैक्स पे करना पड़ेगा। तू इंडिया में इनकम कमा रहा है, तुझे टैक्स पे करना ही है गवर्नमेंट को। समझा इधर तक? तो यहाँ पे भी अपना, यहाँ पे तो इनकम रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रूड और अराइज, डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, इतना तो टैक्सेबल रहेगा। दिक्कत कहाँ आएंगी? आउटसाइड इंडिया रहा तो दिक्कत आएंगी यहाँ पे। तो हम अपन चेक करते हैं कि क्या क्या आ सकता है यहाँ पे RNOR में। तो यहाँ पे लिखो फिर से, अपने को ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इनकम रिसीव्ड शॉर्ट में लिखा मैं, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, deemed to be received, accrued or arise, or deemed to be accrued or arise, to be accrued or arise in India, अब यहाँ पे आउटसाइड इंडिया नहीं है, यहाँ पे आउटसाइड इंडिया नहीं, रेसिडेंट को ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। तो फिर वो तू इंडिया में इनकम कमा या बाहर इनकम कमा, तेरे को उसके ऊपर टैक्स पे करना है। पर तू अगर RNOR हो गया, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो गया, तो तेरे को बस इंडिया में जो इनकम अक्रूड और अराइज और डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड है, उसी के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसी के साथ और एक पॉइंट लिखो, एंड इनकम
which accrues or arise outside India being derived from business controlled in or profession set up in India। तो देखो, मैंने ऊपर एक लॉजिक बताया था कि अगर वो पर्सन बहुत दिनों से, बहुत सालों से, 15-20 सालों से इंडिया के बाहर काम कर रहा है और वो इंडिया में आ गया और वो 182 डेज से अगर प्रीवियस ईयर में ज्यादा स्टे कर लिया उसने, तो हम उसको बनाते थे रेसिडेंट। पर नीचे की दो कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना था उसको। ये देखो, अब मैं डायरेक्टली आपको समझा देता हूँ, डायरेक्टली लिंक करा देते हैं आप। ये देखो, यहाँ पे दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी आपने को। अब कोई पर्सन है, यहाँ पे समझ लो, अब कोई पर्सन है, कौन लेते, एक टॉम नाम का पर्सन है जो 2000 और 2001 से इंडिया के बाहर काम कर रहा है। इंडिया के बाहर, चलो यूएसए में काम कर रहा है वो, उधर वहां पे जॉब कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने खुद से कुछ लेन देन नहीं, वो यूएसए में काम करता है। अब वो क्या हुआ, अपने प्रीवियस ईयर अपना है 23-24, प्रीवियस ईयर अपना है 23-24, इसमें वो पर्सन 182 डेज से ज्यादा इंडिया में उसने स्टे कर लिया। 182 डेज से ज्यादा उसने इंडिया में स्टे कर लिया। 182 डेज से अगर उसने इंडिया में स्टे कर लिया, पर क्या वो रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है? क्या वो 10 साल, पिछले 10 साल में से 2 साल से ज्यादा रेसिडेंट है? नहीं। तो ये फर्स्ट कंडीशन ROR की जो फर्स्ट कंडीशन है वो अपन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहे। उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या थी अपनी, कि वो 730 डे और मोर इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में इंडिया में रहना चाहिए। अरे वो 2001 से इंडिया के बाहर है, तो यहाँ पे उसकी सेकंड कंडीशन भी मीट नहीं हो रही है। तो ये जो टर्म है अपना RNOR हो गया यहाँ पे, RNOR हो गया यहाँ पे। अब टॉम पिछले 15-20 सालों से इंडिया के बाहर स्टे कर लिया और वो इंडिया में आ गया, और उसको हमने अगर रेसिडेंट बना दिया होता, तो हम उसके ग्लोबल इनकम पे टैक्स चार्ज करते, उसके ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज करके, क्योंकि रेसिडेंट को ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। पर RNOR रहा, RNOR। अब ये कंडीशन के हिसाब से ये बंदा RNOR हो गया, अपना टॉम नाम का कैरेक्टर RNOR बन गया। तो उसके लिए उसको क्या बोला है कि जो इनकम तेरी इंडिया में अराइज हो रही है, ये जो इनकम रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रूड और अराइज और डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है। यहाँ पे आउटसाइड इंडिया बोला है क्या? नहीं। इन इंडिया में जो भी इनकम अराइज हो रही है उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस उसकी जो भी इनकम इंडिया से बाहर जनरेट हो रही है, जो भी इनकम इंडिया से बाहर जनरेट हो रही, पर उसका बिजनेस एंड प्रोफेशनल जो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, इनडायरेक्टली वो इंडिया की इनकम के ऊपर टारगेट करने की कोशिश कर रही है अपने गवर्नमेंट, कि तू अगर बिजनेस कंट्रोल इंडिया से कर रहा है तो उसके ऊपर भी तेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, पर अब समझो, ये टॉम नाम का बंदा, इसका घर है दुबई में, अमेरिका में, अपने यूएसए लिया तो यूएसए में उसका घर है, उसकी गाड़ी है, उसका बंगला है, उसका खेत है, जो भी इनकम है, अगर उसने, ये टॉम ने इधर 23-24 में आ गया, वो इंडिया में आ गया 23-24 में अगर उसने ये घर बेच दिया, ये बंगला बेच दिया, ये गाड़ी बेच दी, तो ये RNOR है। इसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट उसका टैक्स पे, इंडियन गवर्नमेंट उसका टैक्स कलेक्ट नहीं करना चाहती है। पर अगर वो रेसिडेंट बन जाता तो उसके ग्लोबल इनकम के ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ता था।
पर अब वो नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो जो बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से और जो इनकम अराइज हो रही है उसको इंडिया से, उसी के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी। उसी के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी। जो भी इनकम उसकी बाहर जनरेट हो रही है, बाहर जनरेट हो रही है, ये RNOR है तो बाहर जनरेट हुए वाली इनकम के ऊपर इसको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? विथ लॉजिक। ROR RNOR कोई भी पर्सन क्यों होता है, ये विथ लॉजिक बताया मैंने आपको। अब इसमें दिक्कत नहीं जाना आपको कि ROR क्यों बनाते हम, RNOR क्यों बनाते हम। ROR की पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है, RNOR की बस इंडियन जो इनकम है, इंडियन जो इनकम है जो जनरेट हो रही है इंडिया से और बिजनेस कंट्रोल जो इंडिया से हो रहा है उसी की इनकम के ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसी इनकम के ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। जो भी उसकी बाहर इनकम जनरेट हो रही है आउटसाइड इंडिया उसकी इनकम जनरेट हो रही है उसके ऊपर उसको टैक्स पे नहीं करना। ये टोटल इनकम के स्कोप के अंदर नहीं लिया गया है। समझ में आया? RNOR क्यों बनाते हैं इंडियन गवर्नमेंट कोई भी पर्सन को। अब नॉन रेसिडेंट की केस में क्या आएगा? नॉन रेसिडेंट मैंने बोला था इंडियन इनकम, अब यहाँ पे ग्लोबल इनकम। रेसिडेंट रहा तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो गई। अगर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया कोई भी पर्सन तो इंडियन इनकम टैक्सेबल हुई, प्लस जो भी इनकम जनरेट हो रही बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया से, जो भी बिजनेस कंट्रोल किया जा रहा है इंडिया से और उसके अंडर जो भी इनकम अराइज हो रही है वही हम टैक्सेबल कर देंगे RNOR को। अब जो नॉन रेसिडेंट है उसको बस इंडियन इनकम टैक्सेबल कर देंगे क्योंकि नॉन रेसिडेंट है। फिर अब जो इनकम उसने इंडिया से अक्रू और अराइज, डीम टू बी अक्रू और अराइज, रिसीव और डीम टू बी रिसीव इंडिया से की उतना ही टैक्स करेंगे। जो भी उसका बिजनेस आउटसाइड इंडिया है उसने इनकम आउटसाइड इंडिया रिसीव किया उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स पे कलेक्ट नहीं करेंगे। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो जो आउटसाइड इंडिया की इनकम है उसके ऊपर इंडिया में टैक्स पे करेगा। समझा यहाँ पे? तो यहाँ पे फिर से अपने को यही लिखना पड़ेगा, इनकम रिसीव्ड डीम टू बी रिसीव्ड, ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ले लीजिए शॉर्ट में इनकम रिसीव्ड डीम टू बी रिसीव्ड, आप पूरा लिख लो, अक्रूड और अराइज और डीम टू बी अक्रूड और अराइज। अब यहाँ पे इन इंडिया आएगा खाली, इन इंडिया, इन इंडिया। यहाँ पे कोई भी बिजनेस एंड प्रोफेशन इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है ये अपन चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है। ऑलरेडी ये पर्सन नॉन रेसिडेंट है, ऑलरेडी ये पर्सन इंडिया में 182 डेज से कम स्टे किया है इसने, ऑलरेडी ये पर्सन 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर से कम है, 60 डेज से कम है, ये नॉन रेसिडेंट है। पर जो भी इनकम उसने इंडिया से कमाई है, जो भी इनकम इसने इंडिया से कमाई उसके ऊपर वो टैक्स पे करने के लिए लायबल बन जाएगा। समझ में आया क्या? विथ लॉजिक। देखो कोई लेक्चर, महंगी फैकल्टी का लेक्चर आपने देखे होंगे, उसमें बताया है क्या इतना डिटेल में? देखो देखो जाके देखो ना। तब कोई लिख रहा होगा एक बार लिख लो, विथ लॉजिक समझाया है मैंने, प्लीज इसको लाइफ टाइम याद रखना क्योंकि बहुत सारी फैकल्टी इंटर में नहीं पढ़ाती ये ROR एंड RNOR का कंसेप्ट क्या होता है। स्टूडेंट भी बस रट लेते हैं पूरा कि ROR कंसेप्ट क्या है, RNOR कंसेप्ट क्या है, वो 2-3 कंडीशन याद कर ली, ROR बन गया, RNOR बन गया। पर ये विथ लॉजिक याद रखो, विथ लॉजिक बताया मैंने आपको। चलो हमने क्या क्या पढ़ा था अब तक रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़े हमने सारे एंटिटीज के, सारे पर्सन के। उसके बाद में स्कोप ऑफ टोटल इनकम देख लिया हमने कि रेसिडेंट क्यों बनाते हैं, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट RNOR क्यों बनाते, ROR क्यों बनाते और नॉन रेसिडेंट क्यों बनाते, क्योंकि इनका स्कोप ऑफ इनकम डिफाइन हो जाता है। जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था रेसिडेंशियल स्टेटस के कि स्कोप ऑफ इनकम हम चेक कर सकते हैं, तो स्कोप ऑफ इनकम चेक कर सकते थे रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर इस तरह से हम स्कोप ऑफ इनकम चेक कर लेंगे। समझ में आया क्या?
अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? चलो यहाँ तक लिख लिया। अब हमने बात की, बहुत बड़े बड़े वर्ड यूज किए हमने यहाँ पे। इनकम रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रूड और अराइज, और डीम टू बी अक्रूड और अराइज। अब यहाँ पे हमने रिसीविंग क्या होता है, आरएनओआर क्या होता है, एनआर क्या होता है, ये तो पढ़ लिया। अब स्कोप ऑफ इनकम में जाते हैं, और इनकम रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रूड और डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया क्या होता है, ये अब सीख लेते हैं हम। ये अब सीख लेते हैं पूरा का पूरा। चलो, तो अब हेडिंग दो, अब हेडिंग दो, इनकम रिसीव्ड। समझ में आएगा तो लाइक कर दो, पहले लाइक कर दो वीडियो, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। पहले लिंक शेयर करो और बाद में फिर से देखने आओ वीडियो। इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया। इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अब ये क्या होता है, रिसीव्ड डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया क्या होता है? तो इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तो ये सारे पर्सन को रेसिडेंशियल स्टेटस कुछ भी रहो, irrespective of residential status, income received or deemed to be received is taxable in India. Irrespective of residential status, income received or deemed to be received is taxable in India. समझा? कोई भी पर्सन रहो, रेसिडेंट रहो, नॉन रेसिडेंट रहो, इनकम रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, जो भी इनकम है इसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये लिख लेते हैं आप, टैक्सेबल irrespective of residential status, residential status and place of accrual, place of its accrual। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो। अब जो रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड है, ये मैंने ये इनकम टैक्स के पर्पज में बस जो फर्स्ट टाइम रिसीव्ड करता है उस पर्पज से देखते हैं। अगर मैंने रिसीव्ड कर लिया अमाउंट और मैं रेमिट कर रहा हूँ या ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, वो अमाउंट का रेमिट कर रहा हूँ या ट्रांसमिशन कर रहा हूँ। रेमिटेंस एंड ट्रांसमिशन मतलब एक देश से अमाउंट कलेक्ट कर लिया, अगर कोई भी कंपनी, समझो अमेजोन कंपनी, अमेजोन इंडिया है, तो अमेजोन ने सारा अमाउंट सेल जो भी किया उसमें से प्रॉफिट अब बचा लिया है कुछ अमेजोन इंडिया ने। अब अमेजोन इंडिया ये प्रॉफिट उनके जो मेन हेड है उनका, अमेरिका में जहाँ भी हो उनका मेन कंपनी उनका अमेजोन, तो वहाँ पे वो अमाउंट ट्रांसमिट कर देता है या रिमिट कर देता है वो अमाउंट। तो उसके ऊपर ये जो रिसीव्ड है, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड, ये रिमिट और ट्रांसमिशन वाला अमाउंट इसमें नहीं लेना है। जो भी बस इनकम रिसीव्ड किया है, फर्स्ट टाइम रिसीव्ड किया है, जो भी इनको प्रॉफिट हुआ था फर्स्ट टाइम, जो भी इनका प्रॉफिट हुआ था फर्स्ट टाइम, वो यहाँ पे इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड में आएगा। तो लिख लेते हैं वो भी। रिसिप्ट ऑफ इनकम refers to only first occasion, only first occasion, that is remittance, remittance or transmission, remittance or transmission does not
द इंस्टीट्यूट रिसिप्ट ऑफ इनकम, रिसिप्ट ऑफ इनकम, तो इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये शॉर्ट में बैठा है। अब इनकम रिसीव्ड, रिसीव्ड का तो समझ में आया कि जो इंडिया में इनकम रिसीव्ड हुई वो अपन चेक करते हैं, पर डीम टू बी रिसीव्ड क्या होता है भाई? डीम टू बी रिसीव्ड क्या होता है ये भी हमें जरा डिफाइन कर दे भाई थोड़ा। तो इसके लिए हमारे इनकम टैक्स में सेक्शन है, सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 में जो भी लिस्ट दी है वो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा, डीम टू बी रिसीव्ड इन मान लिया जाएगा। फिर वो कैसे भी हो, कहाँ भी हो, किधर भी रिसीव की हो, किधर भी अप्रूव की हो, कोई भी कंडीशन हो, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा। कोई भी सवाल मत पूछो आप इससे, डीम टू बी रिसीव्ड बोल दिया इसने तो बोल दिया, ये जो लिस्ट है ये डीम टू बी रिसीव्ड में आ जाएगी। तो लिस्ट लिख लेते हैं एक बार, नीचे लिख लो यहाँ पे, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड in India, in India का सेक्शन नंबर है नंबर 7 तो इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इसका सेक्शन नंबर 7। इसमें अब 3 आएंगे, आपने डीम टू बी रिसीव्ड है तो कंट्रीब्यूशन in excess of 12%, in excess of 12% of salary to RPF। अगर आपको सैलरी याद होगा या फिर आपने सैलरी पढ़ा होगा तो 12% तक, 12% जो भी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो पूरा एग्जाम हो जाता है। पर 12% के ऊपर जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट होता है तो वो टैक्सेबल बन जाता है। ये अपन सैलरी में फिर से पढ़ेंगे, तो बस यहाँ पे आप लिख लो कि 12% तक एग्जाम्प्ट होता है, 12% के ऊपर जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो टैक्सेबल हो जाता है। तो सैलरी में अपन पढ़ेंगे, उसका भी सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन है सैलरी में, तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट के पार्ट में अपन उसको पढ़ लेंगे। और इंटरेस्ट credited in excess of 9.5% per annum, interest credited in excess of 9.5% per annum। तो इंटरेस्ट भी जो होता है 9.5% तक तो वो एग्जाम होता है, उसके ऊपर का जो होता है वो अपन पढ़ेंगे या सैलरी में पढ़ेंगे। इसका पूरा रेफरेंस आपको सैलरी में मिल जाएंगे, तब आपको डिटेल में समझाऊंगा। या बस आप याद रखो कि 12% के ऊपर जो भी कंट्रीब्यूशन है तो वो अपने को डीम इनकम मान लिया जाएगा, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा, और 9.5% के ऊपर जो भी इंटरेस्ट है वो भी डीम टू बी रिसीव्ड मान लिया जाएगा। उसके बाद में लिखो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और any other employer under pension scheme referred in pension scheme referred under section 80 CCD के अंदर जो भी कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट
या फिर अदर एम्प्लॉयर ने अंडर पेंशन स्कीम के अंदर जो भी कंट्रीब्यूशन किया, कि भी हम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लेंगे, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लेंगे। उसके बाद में देखो अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम URPF unrecognized provident fund to RPF ये भी हम सैलरी में पढ़ लेंगे। तो ये जो 3 पॉइंट है ये अपने को मान लेना पड़ेगा कि ये डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो रहा है। ये अपने को मान लेना पड़ेगा कि ये डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया हो गया है। सेक्शन नंबर 7 में ये पूरी लिस्ट देके रखी है। समझ में आया क्या? इसको हम पढ़ेंगे फिर से, सैलरी में पूरा पूरा पढ़ेंगे, उसका टेंशन मत लो आप अभी। बस याद रखो क्या क्या पॉइंट ये 3 बस थोड़े याद रखने की कोशिश करो। अब क्या क्या हो गया अपना, ये देखो इनकम रिसीव्ड हो गया, डीम टू बी रिसीव्ड हो गया। अब बात करते हैं अक्रू और अराइज। बात करते हैं अक्रू और अराइज। क्या होता है अक्रू और अराइज? अक्रू और अराइज, अक्रू और अराइज क्या होता है? राइट टू रिसीव। अक्रू और अराइज मतलब क्या होता है? राइट टू रिसीव। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप हर रोज जो सैलरी है ना वो अक्रू कर रहे हो, वो अराइज कर रहे हो। कोई भी एम्प्लॉय कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब करता है तो वो डेली जो सैलरी है वो उसकी अक्रू और अराइज हो गई है। अगर उसने पूरे मंथ में अगर 15 डेज काम किया तो बस उसको 15 डेज का सैलरी मिलेगा, पर वो मंथ के आखिरी में मिलेगा या नेक्स्ट मंथ जो भी पॉलिसी रहे उसके हिसाब से कंपनी उसको पे करेंगी सैलरी। पर सैलरी रिसीव्ड तो उसको नेक्स्ट मंथ होगी, रिसीव्ड उसको नेक्स्ट मंथ होगी, पर अक्रू और अराइज कब हुई है? पूरे समझो अगर जनवरी के महीने में वो एम्प्लॉय है तो उसने 15 दिन काम किया जान में, तो जान के 15 डेज की सैलरी उसने अक्रू और अराइज कर ली है, पर उसको रिसीव्ड होगी नेक्स्ट मंथ में। आपने अकाउंट में भी पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग हम अक्रूअल सिस्टम पे करते हैं, अक्रूअल बेसिस पे पूरे अकाउंटिंग की जाती है। तो ये अक्रू हो जाता है सैलरी, तो इसको बोला है कि अक्रू एंड अराइज और डीम टू बी अक्रूड और अराइज। तो राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव मतलब अक्रू और अराइज होना। तो सैलरी एग्जांपल लिख लो, सैलरी एग्जांपल लिख लो, सैलरी अक्रू डे टू डे बेसिस पे सैलरी अक्रू हो जाती एंड रिसीव्ड इन नेक्स्ट मंथ, इन नेक्स्ट मंथ, इन नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ में अपने को रिसीव्ड हो जाती सैलरी। अब क्या क्या पढ़ लिया हमने? देखो इनकम रिसीव्ड हो गया, डीम टू बी रिसीव्ड हो गया, अक्रू और अराइज हो गया। अब बात करते हैं हम डीम टू बी अक्रू और अराइज। अब बात करते हैं हम, तो अब हेडिंग दो, सेक्शन नंबर 9, सबसेक्शन 1 में दी गई लिस्ट, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, और अराइज इन इंडिया, इन इंडिया। तो
डीम टू बी अक्रू और अराइज। तो यहाँ पे अब ये क्या बोले हैं सेक्शन, इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब ये तू कहीं भी रिसीव कर दुनिया में, तू अमाउंट कहीं भी रिसीव कर, कहीं भी अराइज हो, कहीं भी अक्रू हो, ये हम अज्यूम कर लेंगे, ये हम अज्यूम कर लेंगे, यहाँ अज्यूम कर लेंगे कि ये इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो चुका है। कुछ भी सवाल नहीं पूछने का, ये लिस्ट में से कोई भी नाम आया तो हमसे कुछ भी सवाल मत पूछो, ये इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो चुका है। हमको बाकी कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम ये इनकम के साथ कुछ भी करो, ये कहीं भी रिसीव करो, ये कहीं भी अक्रू करो, ये लिस्ट में नाम आ गया, ये लिस्ट का इनकम आ गया, तो हम अज्यूम कर लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे, क्या अज्यूम कर लेंगे कि ये इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। ये इनकम अज्यूम कर लेंगे कि डीम टू बी रिसीव्ड और अक्रू इन इंडिया है, सॉरी अराइज, अक्रू और अराइज इन इंडिया है। तो इवन दो they may actually accrue or arise outside India, फिर भी हम क्या मान लेंगे कि ये इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। वो अक्रू इंडिया के बाहर भी हो रही है, फिर भी हम अज्यूम करेंगे ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। ये इनकम अक्रू इंडिया के बाहर हो रही है, अराइज इंडिया के बाहर हो रही है, फिर भी हम अज्यूम कर लेंगे सेक्शन नंबर 9 के अकॉर्डिंग कि ये इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। तो सबसे पहला लिखो यहां पे, अब सबसे पहला फर्स्ट नंबर सैलरीज earned in India, सैलरी earned in India। अब कोई भी पर्सन अक्रू अगर इंडिया के बाहर भी हो रही होंगी सैलरी, पर ये इंडिया में अक्रू, मतलब अब लिख लो एग्जांपल लिख लेते हैं फिर आपको समझ आएगा। अब सैलरी अर्न इन इंडिया, सैलरी अर्न इन इंडिया, तो लिखो यहाँ पे सैलरी पेएबल फॉर सर्विस रेंडर in India would be treated as earned in India तो कोई भी सैलरी अर्न इन इंडिया है, तो हम उसको डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। तो सैलरी पेएबल फॉर सर्विसेज रेंडर इन इंडिया, कोई भी ऐसा पर्सन है जो इंडिया में सैलरी एम्प्लॉयमेंट की सर्विस दे रहा है, एम्प्लॉय बोल के वो इंडिया में आ रहा है, वो सर्विस रेंडर कर रहा है इन इंडिया, और उसको सैलरी मिली, और उसको कोई भी सैलरी मिली, फिर वो कौन से भी अमाउंट में मिली हो, कहीं से भी मिले हो, कैसे भी मिले हो, वो सैलरी उसको अर्न इन इंडिया है, उसने सर्विस रेंडर की है इंडिया में, ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हम मान लेंगे।
इसके ऊपर हमको कोई भी क्वेश्चन ना पूछो। अगर सैलरी रिसीव्ड इन सैलरी अर्न इन इंडिया है, मतलब वो सर्विस रेंडर कर रहा है इंडिया में और उसको इनकम कहीं से भी मिली, कभी भी मिली, सैलरी के फॉर्म में मिली, तो हम अज्यूम कर लेंगे ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। कोई भी पर्सन है जो इंडिया के बाहर है, कोई भी पर्सन है अगर इंडिविजुअल है इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर वो कोई भी कंपनी के लिए काम कर रहा है, पर वो इंडिया में कुछ एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से आया, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से आया और उसको एम्प्लॉय, कंपनी वही है, एम्प्लॉय बोल के इंडिया में आया, इंडिया में उसने एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय बोल के उसने सर्विस रेंडर किया है इंडिया में, तो उसको जो भी इनकम रिसीव हुई है एज ए इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वो इनकम हम डीम कर लेंगे कि अक्रू और अरेंज इन इंडिया है। समझ में आया? समझ में आया क्या? उसके बाद में सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, सैलरी, सैलरी पेएबल, सैलरी पेएबल बाय गवर्नमेंट, सैलरी पेएबल बाय गवर्नमेंट और सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया। हाँ आउटसाइड, हाँ आउटसाइड इंडिया। अब इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी प्रकार की सैलरी दी हो, सैलरी इंडियन गवर्नमेंट ने दी है, सैलरी इंडियन गवर्नमेंट ने दी है, पर जो रेंडर्ड जो सर्विस है वो आउटसाइड इंडिया है। अब ये केस कब आ सकता है, पहले ये सोचो। इंडियन गवर्नमेंट की एम्बेसीज होती है इंटरनेशनल, सारे कंट्रीज में, लगभग सारे कंट्रीज में इंडिया की एम्बेसी होती है, तो वहां पे इंडियन पर्सन एज ए एम्प्लॉय बोल के, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बोलते काम करते हैं, तो इनको जो सैलरी मिल रही है इंडियन गवर्नमेंट से, ये हम मान लेंगे कि डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। ये हम मान लेंगे कि हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने सैलरी पे की है कोई भी एम्प्लॉय को जो रेंडर कर रहा है सर्विस आउटसाइड इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने टाइगर जिंदा है के लिए, जो सलमान खान ने रोल प्ले किया है अपना, टाइगर जिंदा है, जो भी उसकी सीरीज आ रही है अलग अलग, तो उसमें टाइगर जो सर्विस इंडिया के बाहर रेंडर कर रहा है, पर उसकी सैलरी, हालांकि आखिरी आखिरी में उसको सैलरी भी नहीं मिल रही होंगी, अगर आपने पिक्चर देखे होंगे तो उसको अता पता ही नहीं होता है अपने को कि टाइगर जिंदा है या नहीं है, टाइगर जिंदा है, टाइगर है नहीं है, तो उसको सैलरी मिल भी रही होंगी कि नहीं पता ही, पर उसको इंडियन गवर्नमेंट ने अगर सैलरी दी, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने सैलरी दी, वो रॉ एजेंट था, जो भी मिलिट्री के एजेंट है, एम्बेसीज है, जो भी बाहर काम कर रहे हैं, और उनको इंडियन गवर्नमेंट से जो भी सैलरी मिल रही है, वो हम मान लेंगे कि डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। अब यहाँ पे इसके लिए कुछ कंडीशन दी। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि ये जो सैलरी मिल रही है वो पर्सन को, वो पर्सन होना इंडियन सिटीजन, वो पर्सन होना इंडियन सिटीजन, फिर वो रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। अगर वो 182 डेज उसका स्टे ही नहीं है, या 60 डेज उसका स्टे ही नहीं है प्रीवियस ईयर में, और 365 डेज से कम स्टे है उसका, तो वो इंडिया के बाहर ही जो एम्बेसी उधर काम कर रहा है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी सैलरी पे कर रही है इंडिया से, तो उसके लिए वो सैलरी डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है, और उसको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन को कोई भी प्रकार की सैलरी पे की है टू सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया, तो वो हम डीम टू बी अक्रू और अराइजिंग मान लेंगे। अब और एक बात, सर्विस आउटसाइड इंडिया होना, सर्विस आउटसाइड इंडिया, सर्विस आउटसाइड इंडिया होना, ये तो इधर भी दिखा है कि सर्विस आउटसाइड इंडिया, और इंडियन सिटीजन होना, चाहे फिर रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। अब however
मैंने क्या बोला, सैलरी, अलाउंस एंड पर्क। जो अलाउंस एंड परक्यूजिट्स होते हैं, जो अलाउंस एंड परक्यूजिट्स होते हैं, वो होते हैं एग्जाम्ड, वो होते हैं एग्जाम्ड। तो ये पर्सन को कोई भी प्रकार के अलाउंस मिले, कोई भी प्रकार के परक्यूजिट मिले, जो हम सैलरी चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं अलाउंस, क्या होते हैं परक्यूजिट, तो कोई भी प्रकार के अलाउंस और परक्यूजिट मिले तो वो होते हैं एग्जाम अंडर सेक्शन 10(7), वो होते हैं एग्जाम अंडर सेक्शन 10(7). अब जो बेसिक का हमने चैप्टर पढ़ा था, बेसिक का हमने चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे दो स्कीम थी। एक न्यू स्कीम थी जो अपनी डिफॉल्ट स्कीम है, और एक ओल्ड स्कीम थी जो अपनी अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, जो अपनी अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम है। न्यू स्कीम में बात की थी हमने कि कोई भी कुछ लिस्ट दी थी मैंने, जिसमें वो डिडक्शन, वो एग्जम्पशन, वो पर्सन को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। न्यू स्कीम में अगर कोई भी पर्सन टैक्स पे कर रहा है तो उसको वो एग्जम्पशंस, वो डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या हमने वहां पे 10(7) का कोई भी रेफरेंस पढ़ा था क्या? नहीं। हमने क्या पढ़ा था वहां पे? स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 10(14) पढ़ा था, एक प्रोफेशनल टैक्स पढ़ा था, एंटरटेनमेंट पढ़ा था, उसके हमने फूड बेवरेज पढ़ा था, एक EF फूड बेवरेज, G मतलब घूमने का, मतलब लीव ट्रैवल कंसेशंस पढ़ा था, उसके बाद में H मतलब हाउस रेंट अलाउंस पढ़ा था। इतनी लिस्ट पढ़ी थी हमने कि इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा न्यू स्कीम में। 10(7) का कुछ रेफरेंस था क्या वहां पे? नहीं। तो ये अब कोई भी स्कीम रहो, ये अब कोई भी स्कीम रहो, अवेलेबल इन बोथ रिजिम, इन बोथ रिजिम, एग्जाम अंडर 10(7), मतलब कोई भी प्रकार के अलाउंस मिले, कोई भी प्रकार के परक्यूजिट मिले, पर्सन रेंडर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, और उसको सैलरी मिल रही है, उसके साथ अलाउंस और परक्यूजिट मिल रहे हैं, तो अलाउंस एंड सैलरी तो टैक्सेबल हो जाएंगे कि डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है। सेक्शन 9 बोल रहा है कि ये सैलरी डीम टू बी अक्रूड एंड अराइज है, पर उसके सिवा उसको कोई भी अलाउंस मिला, कोई भी परक्यूजिट्स मिला, तो वो एग्जाम के अंडर सेक्शन 10(7) में, और उसका बेनिफिट उसको दोनों स्कीम में अवेलेबल है, दोनों स्कीम में उसको बेनिफिट मिल जाएगा अलाउंस और परक्यूजिट का। समझ में आया क्या? अब बात करते हैं थर्ड, 3 नंबर पे हम बात करते हैं डिविडेंड। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी outside India, outside इंडिया। तो इंडियन कंपनी में कोई भी, इंडियन कंपनी ने कोई भी डिविडेंड पेड किया आउटसाइड इंडिया, इंडियन कंपनी ने कोई भी डिविडेंड पेड किया आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया कोई भी डिविडेंड पेड कर दिया, तो वो पर्सन, जो पर्सन डिविडेंड रिसीव कर लिया है, उसके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। वो डिविडेंड उसके इनकम में ऐड होगा और वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया उसको मान लिया जाएगा। समझ में आया क्या? उसके बाद लिखो, ये पॉइंट कर लेते, एक लास्ट पॉइंट कर लेते, हो जाएगा अपना 10 मिनट में हो जाएगा ये पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेक्शन का। ये बहुत बार आईसीआई ने टेस्ट कर लिया है ये कंसेप्ट, चाहे आप इंटर में हो चाहे आप फाइनल में हो, ये कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट रॉयल्टी fees for technical services
टेक्निकल सर्विसेज if payable by first, एक तो ये कौन कौन पे कर सकता है, इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेएबल बाय, हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस, तो एक तो रेसिडेंट पे कर सकता है या नॉन रेसिडेंट पे कर सकता है या फिर गवर्नमेंट पे कर सकती है। बस इसके सिवा अपने पास कोई भी पर्सन है क्या, पर्सन कोई भी रहो, एक तो रेसिडेंट हो सकता है, नॉन रेसिडेंट हो सकता है या फिर गवर्नमेंट हो सकता है, जो रेसिडेंट नहीं होता नॉन रेसिडेंट भी नहीं होता। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, एक तो पेएबल बाय, कौन पे कर सकता है, रेसिडेंट, रेसिडेंट पे कर सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट पे कर सकता है और गवर्नमेंट। रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, गवर्नमेंट। अब इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इफ पेएबल बाय रेसिडेंट, गवर्नमेंट, नॉन रेसिडेंट। अब ये पेमेंट किसको हो रहा है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। अब ये प्रकार का कोई भी पेमेंट अगर रेसिडेंट ने, गवर्नमेंट ने, नॉन रेसिडेंट ने कोई भी पर्सन को किया, कोई भी पर्सन, वो इंडिया का रहो आउटसाइड इंडिया रहो, तो वो इनकम इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, जिसको हम एफटीएस बोलेंगे, तो एफटीएस रॉयल्टी इंटरेस्ट का कोई भी पे अमाउंट रेसिडेंट, गवर्नमेंट, नॉन रेसिडेंट ने किसी भी पर्सन को पे किया, किसी भी पर्सन को पे किया, किसी भी पर्सन को पे किया, तो हम मान लेंगे कि ये अमाउंट डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। फिर वो पर्सन जो अमाउंट ले रहा है, जो पैसे ले रहा है, वो इंडियन पर्सन हो, फॉरेन का हो, रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, कोई मतलब नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। तो ये अमाउंट इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस, ये अमाउंट रेसिडेंट ने पे किया हो, गवर्नमेंट ने पे किया हो, नॉन रेसिडेंट ने पे किया हो, कोई भी पर्सन को पे किया हो, हम इसे मान लेंगे कि ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। पर अब ये थोड़ा और अंदर जाता है कंसेप्ट। तो रेसिडेंट, अगर रेसिडेंट ने ये जो पैसे है एक्सेप्शंस, मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस ने, एफटीएस का अमाउंट अगर रेसिडेंट कोई भी पर्सन को पे कर रहा है, कोई भी पर्सन को पे कर रहा है, तो वो पर्सन के लिए, वो पर्सन जो अमाउंट रिसीव कर रहा है, वो पर्सन के लिए ये अमाउंट डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगा। पर इसका एक्सेप्शन से, अगर रेसिडेंट ने ये इंटरेस्ट, ये रॉयल्टी, ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो यहां लिखो अब एक्सेप्शंस, मनी borrowed और एफटीएस और रॉयल्टी सर्विसेज, रॉयल्टी सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड, for purpose of, यहाँ पे दो केस, एक तो बिजनेस और प्रोफेशन, carried on outside इंडिया, या फिर मेकिंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया।
तो रेसिडेंट ने एक तो इंटरेस्ट, एक तो रॉयल्टी, एक तो एफटीएस का कोई भी अमाउंट किसी भी पर्सन को पे किया हो तो वो पर्सन को जो अमाउंट मिली है वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। डीम टू बी अक्रू और अराइज इंडिया मान लिया जाएगा और उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। पर ये जो इंटरेस्ट है, ये जो रॉयल्टी है, ये जो एफटीएस है, अगर ये जो इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस ये पेड किया गया है, पे किया गया है और वो जो अमाउंट बोरो किया है एफटीएस और रॉयल्टी जो यूज किया है वो आउटसाइड इंडिया, मतलब अगर कोई भी, ये टॉम नाम का पर्सन है अपना और यहाँ पे मैं हूँ या फिर कोई भी पर्सन है, तो मैंने यहाँ से कोई भी बोरो किया मनी, कोई भी बोरो किया या मैंने रॉयल्टी के लिए इसको कुछ भी दिया होगा, तो मतलब मैंने रॉयल्टी परचेस की यहाँ से, और कोई भी टेक्निकल सर्विसेज में कंसल्टेंसी या बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, वो अपन आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं डेफिनेशन। तो कंसल्टेंसी सर्विसेज कुछ भी रिसीव की और इसके बदले में मैंने इसको कुछ अमाउंट पे किया, मैंने इसके बदले कुछ अमाउंट पेड किया इसको, और ये जो अमाउंट बोरो किया है मैंने या फिर रॉयल्टी जो है और ये जो टेक्निकल सर्विसेज है, ये मैंने अगर कोई ऐसे काम के लिए यूज की है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया है, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया है और मेकिंग मनी फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया है, तो ये जो इंटरेस्ट जो पेड कर रहा हूं मैं या फिर एफटीएस और रॉयल्टी सर्विसेज की जो अमाउंट पे कर रहा हूं मैं एफटीएस के लिए, तो ये उसको डीम टू बी अक्रू और अराइज नहीं मानेंगे। अगर इंडिया में रिसीव किया, मैंने कोई भी मनी बोरोड किया, इससे टॉम से कोई भी मनी बोरो किया, मैंने टॉम से कोई भी अमाउंट, समझो 1 करोड़ रुपए मैंने बोरो किया और ये 1 करोड़ मैंने इंडियन बिजनेस में मैंने लगा दिया और इसके ऊपर अब मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं उसको, तो ये डीम टू बी अप्रूव और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। पर ये अगर इंडिया के बाहर कोई भी प्रकार का सोर्स के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ये जो इनकम है ये इंडिया के बाहर में यूज कर रहा हूँ, आउटसाइड इंडिया यूज कर रहा हूँ, मैं ये अमाउंट आउटसाइड इंडिया यूज कर रहा हूँ, तो ये अमाउंट के ऊपर मैं जो इसको इंटरेस्ट और कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट, एफटीएस, रॉयल्टी जो फीस दूंगा मैं इसको, तो वो उसको डीम टू बी अक्रू और अराइज इंडिया नहीं माना जाएगा। तू इंडिया में यूज कर और उसके ऊपर इंटरेस्ट दे तो अक्रू और अराइज इन इंडिया, पर इंडिया में वो अमाउंट यूज नहीं किया, इंडिया के बाहर वो अमाउंट यूज किया, इंडिया के बाहर कोई सोर्स ऑफ इनकम खड़ा कर दिया, इंडिया के बाहर कोई बिजनेस और प्रोफेशन यूज कर लिया वो अमाउंट, तो उस अमाउंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट, जो रॉयल्टी, जो एफटीएस में पे कर रहा हूं, वो इनकम अराइज और डीम टू बी अराइज, अक्रू और अराइज नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन दिया मैंने, क्या लिया है कि रेसिडेंट ने अगर रॉयल्टी, एफटीएस, इंटरेस्ट कोई भी पर्सन को पे किया हो तो हम उसको मान लेंगे डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। पर ये जो मनी बोरोड है, ये जो एफटीएस, ये जो रॉयल्टी सर्विसेज है, ये बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया के लिए यूज किए या कोई भी मनी सोर्स, इनकम सोर्स क्रिएट किया आउटसाइड इंडिया में, तो ये जो इंटरेस्ट, एफटीएस है, ये वो पर्सन के लिए जिसको अमाउंट पे कर रहा है रेसिडेंट, वो पर्सन के लिए इनकम अक्रू और अराइज नहीं माना जाएगा। समझा ये? अब गवर्नमेंट है, उसके बाद में गवर्नमेंट ने अगर इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस कोई भी फीस पे की है तो गवर्नमेंट को हम नहीं पूछ सकते भाई तूने इंटरेस्ट क्यों पे किया, रॉयल्टी क्यों पे किया, एफटीएस क्यों पे किया, तो फिर वो इंडियन इनकम के लिए यूज करो, वो इनकम सोर्स के लिए यूज करो, रोड, डैम, ब्रिज, कैनल कुछ भी प्रिपेयर करने के लिए यूज किए हो या फिर कोई भी इनकम जनरेट आउटसाइड इंडिया यूज किए हो, हम गवर्नमेंट को रीजन नहीं पूछ सकते कि तुमने ये अमाउंट कहाँ यूज किया है। जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम नॉन रेसिडेंट को, कोई भी पर्सन को, नॉन रेसिडेंट ने कोई भी पर्सन को, तो ये हम डायरेक्टली मान लेंगे कि ये उसका डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। फिर गवर्नमेंट ने वो पे किया ना, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस गवर्नमेंट ने पे किया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने किसी को भी, कोई भी पर्सन रहा तो एफटीएस, रॉयल्टी, इंटरेस्ट पे किया, तो हम मान लेंगे कि ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। फिर वो कोई भी पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने यूज किया वो अमाउंट,
एफटीएस कोई भी पर्पज़ के लिए हो, रॉयल्टी कोई भी पर्पज़ के लिए हो, इंटरेस्ट कोई भी पर्पज़ के लिए हो, हम उसको कोई भी लेन देना नहीं है। वो इंटरेस्ट क्यों पे किया, रॉयल्टी क्यों पे किया, समझा इतना। उसके बाद में नॉन रेसिडेंट ने अगर रॉयल्टी, इंटरेस्ट, एफटीएस कोई भी अमाउंट किसी भी पर्सन को पे किया हो तो ये नॉन रेसिडेंट है और कोई भी पर्सन को अमाउंट पे कर रहा है, तो इसका अपने को क्या लेना देना, ऐसा सवाल आपके मन में आ सकता है। पर नॉन रेसिडेंट के लिए कोई भी अमाउंट बोरो की हो और उसका बिजनेस उसने इंडिया में स्टार्ट कर दिया, उसका बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया में स्टार्ट कर दिया, या फिर उसने कोई भी इनकम सोर्स इंडिया में स्टार्ट कर दिया, वो मनी बोरो करके, वो रॉयल्टी रिसीव करके, वो फीस, टेक्निकल फीस जो उसने पे की है वो उसने बिजनेस के लिए, इंडियन बिजनेस के लिए यूज किए, इंडियन प्रोफेशन के लिए यूज किए, या कोई भी मनी सोर्स, इनकम सोर्स जो इंडिया में जनरेट कर रहा है उसके लिए यूज की हो, तो तभी इसका इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस हम उसको डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। तो यहाँ पे नॉन रेसिडेंट ने कोई भी अमाउंट पे किया हो तो ये जो एक्सेप्शन है ये इनका बन जाएगा रूल। तो मनी बोरोड, और एफटीएस और रॉयल्टी सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड for purpose of running a business or profession carried on in India or making income from any source in India। समझ में आया इतना, लिख लो, कोई लिख रहा होगा तो आज का लेक्चर हम यही स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस आपका खत्म हो जाएगा पूरा खत्म, और कुछ अगर क्वेश्चंस रहे अच्छे तो ढूंढ के लाऊंगा मैं आपके लिए, और वो क्वेश्चंस कर लेंगे अपन, रफ में कर लेंगे, बाद में आप रिटन प्रैक्टिस खुद कर लेना, या फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक होंगी तो उससे या फिर मॉड्यूल से आप रिटर्न प्रैक्टिस कर सकते हो वो क्वेश्चंस की। पर मैं कोशिश करूंगा अच्छे क्वेश्चन लाऊं आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।